आप तो इस बांध को हम बनने नहीं देंगे, यही पर्द करना है। जमीन लेने के लिए धारा 4 का नोटिस आएगा तो उस समय आपकी पूरी ग्राम सभा बैठ करके इसको निरस्त करना होगा कि हम मंजूर नहीं करते, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। ये सब भी लड़ाई में समझना पड़ेगा, ये कानूनी प्रावधान है। आज ही मैंने बताया वन अधिकार कानून की धारा 6 में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप अपने जंगल, जैव विविधता और आपका जो पानी का स्रोत है उसको बचाने के लिए आप सक्षम है। ग्राम सभा सक्षम है, किसी से आदेश निर्देश लेने की जरूरत नहीं, ये कानून में लिखा हुआ है। तो केवल बिजली बनाने के लिए 100 मेगावाट बिजली बनेगी, और बिजली बनाएगी कौन? कंपनी, और उससे कंपनी पैसा कमाएगी। तो उस कंपनी के फायदा के लिए अपन डूब जाए क्या? कहाँ जाए? तरह तरह कोई जाए बाल बच्चा। ये सरकार से पूछना पड़ेगा ना कि भाई तुम कंपनी का फायदा हो और इसके लिए हम खत्म हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। ये ओढ़ारी नाम का एक गांव है जो मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में है। यहाँ पर गोंड आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, पास से ही नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पर अच्छी खेती किसानी होती है। हालांकि सिंचाई के साधन सीमित हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग खेती किसानी से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। इसके अलावा जंगल से भी कई तरह के फल फूल, कांदे और औषधियाँ इनको मिल जाती हैं, जिससे इनकी कुछ इनकम हो जाती है। मोटे तौर पर ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आजकल ये आदिवासी बेहद चिंतित हैं। इनको डर है कि इनकी ज़मीन जायदाद लूट ली जाएगी, वो जल्दी ही डूब सकती है। मध्य प्रदेश में मंडला ज़िले के ओढ़ारी गांव में प्रस्तावित बसनिया बांध से प्रभावित होने से चिंतित आसपास के गांवों के लोग भी पहुंचे हैं। ये लोग आज यहां पर अपने आंदोलन को आगे ले जाने की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी तक गांव के लोग आश्वस्त थे कि यह परियोजना निरस्त हो चुकी है, लेकिन जब उन्हें इस बात की भनक लगी कि सरकार इस परियोजना को पुनर्जीवित कर रही है, तो उनका बेचैन होना लाजमी था। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि औपचारिक तौर पर सरकार से दस्तावेज जमा करने शुरू कर दिए। हमें पत्राचार के माध्यम से जानकारी हुआ, हल्का फुल्का। पहले से जानकारी था कि ये बांध नष्ट हो चुका है 2016-17 में। लिखित में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो विधानसभा में लिखित में इसको निरस्त करने की घोषणा की है, जिसकी कॉपी हमारे पास सूचना के अधिकार के तहत हम प्राप्त किए हैं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जिला मंडला कार्यालय से। ओढ़ारी गांव के लोगों ने कुछ महीने पहले अपने गांव के पास नर्मदा नदी पर कुछ ऐसी गतिविधियां देखी थीं जिसने उनके मन में आशंका पैदा कर दी। इसके अलावा उन्हें समाचार पत्रों से भी कुछ ऐसी खबरें मिल रही थीं कि बसनिया बांध परियोजना पर सरकार ने फिर से काम शुरू कर दिया है, लेकिन गांव वालों को इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। एक बार फिर से गांव के लोगों ने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया। ये 21-22 में ये फिर से प्रशासन की स्वीकृति करके और इसका जो टेंडर ठेका अनुबंध जो है तो संपादित फिर से किए हैं। बेचारा भूखे है कि पैसा खा रहा तो देख नहीं रहे। ये ऐसे करके संगठन को कमजोर करने के दलाल लोग करते हैं। अरे तुम जो पैसा दे रहे हो। नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों और जबरन विस्थापन के खिलाफ लंबे समय से
आंदोलन कर रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता और कार्यकर्ता भी आदिवासियों के इस आंदोलन में शामिल हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता और कार्यकर्ता आंदोलन के लंबे अनुभव को आदिवासियों के साथ साझा कर रहे हैं। यह अनुभव आदिवासियों को संगठित होने और कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करने में मदद कर रहा है। देखिए, नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश के हिस्से में 29 बड़े बांध बनने हैं, जिसमें से 10 बांध बन चुका है, 6 बांध अंडर कंस्ट्रक्शन है और 13 बांधों में 7 बांध को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 मार्च 2016 को विधानसभा में कहा था कि ये 7 बांधों को निरस्त किया जाता है। उन 7 बांधों में बसनिया बांध भी शामिल है, इसलिए लोग निश्चिंत थे कि ये बांध निरस्त हो गया है। दूसरा सवाल जो अभी फिर जो बातें उठ रही है इसकी, 2021 में प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है। 24 नवंबर 2022 को इसके जो ठेका बनाने वाली कंपनी है एफकॉन्स कंपनी से सरकार ने एग्रीमेंट किया हुआ है। जब ये पता चला लोगों का तो लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों ने बरगी के विस्थापन की त्रासदी देखी है। उन्नीस से 88 के बीच नर्मदा नदी पर बरगी बांध का निर्माण हुआ था। जबलपुर जिले में स्थित इस बांध के प्रभावितों में मंडला के आदिवासियों की बड़ी तादाद है। इस परियोजना के लिए विस्थापित लोगों की कहानियां ओढारी और आसपास के गांव के लोगों को डराती हैं, क्योंकि बरगी बांध के विस्थापित अभी भी आजीविका और पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरी उम्र लगभग 41-42 वर्ष की है और मैं बरगी क्षेत्र में भी हमारे समाज के लोग हैं, वो रिश्तेदारी भी हमारे। उन लोगों की जब दशा और दिशा हम देखते हैं, उनका कम से कम 2-3 पीढ़ी बर्बाद हो चुका है बरगी बांध से, और वो भी मंडला जिला में है। अभी बरगी बांध के लोग प्रभावित हुए त्राह के हो रहे हैं। उनको भी उचित मुआवजा नहीं दिया सरकार, उनको 600 रुपया एकड़ दिया है। वो तो बहुत पुरानी बात है। जी आजकल तो अच्छा पैसा दे रही है सर। नहीं सर, पर पैसा देगा भी तो सर जमीन कहाँ मिलेगा? जो हमारी ये जड़ जजायत है, ये हमारी खेती बाड़ी है, ऐसे जमीन हमको कहाँ मिलेगा सर? तो कोई बिजनेस व्यापार कर लीजिए। नहीं सर, हमारे पास में उतना बुद्धि नहीं कि हम बिजनेस करके जी सकें सिवाय खेती के अलावा। यहाँ के आदिवासियों, संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बरगी बांध परियोजना से इस इलाके का पर्यावरण और आदिवासियों की जीविका बुरी तरह से प्रभावित होगी। इस परियोजना के लिए खेतीबाड़ी के अलावा कम से कम 2107 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन भी डूब जाएगी। इसके अलावा विस्थापन की वजह से यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति और भाईचारा भी खतरे में पड़ सकता है। और अभी हम देखते हैं वर्तमान परिस्थिति में तो हमारे ये जो जंगल जैव विविधता से परिपूर्ण है, ये समाप्त हो जाएगा। जो हमारे गांव के लोग मिलजुल के रहते हैं, आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये भी समाप्त हो जाएगा। हमारा जो खेती का एकमात्र साधन है, आजीविका का जो साधन है वो खेती है, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और लगभग 30-40% वन से हम जो है तो लाभ लेते हैं, वन संपदा से, वो भी हमारा पूरा चला जाएगा। हमको शहर में रहने में अच्छा नहीं लगता सर। जितना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम देहात में रहते हैं, हमको शुद्ध हवा मिलता है, शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध वायु मिलता है, शुद्ध वातावरण मिलता है। ये हमको सिटी में कहाँ मिलेगा? हमको तो नाक न हो दे जाए, इतना गंदापन होता है सिटी में जाने में, सह नहीं सकते, खा नहीं सकते। इसलिए हम सिटी विटी में नहीं जाएंगे। जहाँ हमारे यथावत हमारे आजा दादा ने, हमारी परपाजा ने हमको बसाया है, उसी जगह रहेंगे सर हम। ओढारी गांव के करीब प्रस्तावित बसनिया बांध परियोजना से जैव विविधता के अलावा जो सबसे बड़ा खतरा बताया जाता है वो आदिवासियों की जीविका का है। यहाँ के आदिवासी कहते हैं कि उन्हें खेती किसानी के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं आता है। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने बहुत कष्ट के साथ जंगलों और पहाड़ों को साफ करके खेत तैयार किए थे।
अगर उनकी खेती छीन ली जाती है तो फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पूर्वज ने यहाँ 4 पीढ़ी से कोटवारी करते आ रहे हैं सर, और हमारे दादा दाई सब झाड़ पहाड़ जंगल को झाड़ करके यहाँ ज़मीन जायदाद घर डोर बनाए हैं और उसमें हम लोग रह रहे हैं। अब उसमें रह रहे हैं तो हम यहाँ से जंगल और ज़मीन जल पान इत्यादि हार पार डाड़ को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। और शासन यहाँ बांध बांधना चाहता है, हम उस बांध को नहीं बंधाना चाहते। भले हमारा सर कट जाए, हमारा हत्या हो जाए, हम जैसे भी हो जाए, लेकिन हम बांध यहाँ नहीं बंधने देंगे। 2 फसल होती है हमारे इधर। तो पहली फसल हम जुलाई अगस्त में बोते हैं। धान हुआ, मक्का हुआ, अरहर हुआ, तिली हुआ, जगनी हुआ, कुटकी हुआ, कोदो हुआ, और साथ में उड़द भी हम उस समय बोनी कर देते हैं। इस इलाके में आदिवासी खेती बाड़ी के अलावा जंगल से कई तरह के उत्पाद भी जमा करते हैं। जंगल से मिलने वाले फल फूल पत्ते और लकड़ी से आदिवासियों की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। हम अभी वर्तमान में अभी सीजन आएगा, हमारे महुआ बीनेंगे, फिर उससे उसी से फिर गुल्ली का उत्पादन होगा। इसके बाद फिर तेंदू पत्ता तोड़ेंगे, फिर एक भलवा होता है जंगली जो खाने के लिए है फल है, वो चार हो गया, उसको भी बेचा भी जाता है, खाया भी जाता है। और हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये जो है तो हाँ कई तरह के आदि जो प्रकार के वन संपदा मिलते हैं, उसको हम बेचते भी हैं और खाते भी हैं। अगर यहाँ पर प्रस्तावित बांध परियोजना लागू होती है तो बड़ी संख्या में आदिवासियों का विस्थापन होगा। जाहिर है यहाँ से विस्थापित आदिवासी अपनी जीविका के परंपरागत साधन की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ेगा। ऐसी सूरत में इन इलाकों में आदिवासियों के बीच ही संघर्ष भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब विस्थापितों और वन विभाग के बीच भूमि के लिए जानलेवा संघर्ष हुआ है। जो इनके पास जंगल संसाधन है, जिसमें तेंदू पत्ता से लेकर के महुआ और सौर चार चिरौंजी, ये सरकार खत्म कर देगी तो फिर जो आजीविका का जो साधन है, जमीन तो डूबेगा ही, लेकिन जो जंगल से जो आय होता है वो भी खत्म हो जाएगा। वो संसाधन कहाँ मिलेंगे? हम अगर कहीं और जाएंगे तो वो उस जंगल पे हमारा अधिकार होगा या ना होगा? क्योंकि अब जंगल की मात्रा वैसे ही कम हो गया। अगर दूसरे गाँव की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरे गाँव वाले बोलेंगे हमारे संसाधनों पर आप मत घुसिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये जो उनका संघर्ष, जिंदगी में संघर्ष आएगा, उसको कैसे वो फेस करेंगे? सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बिजली उत्पादन के अलावा इस इलाके में सिंचाई के लिए पानी भी दिया जा सकेगा। लेकिन आदिवासी सरकार के किसी वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अपने आसपास देखा है कि विस्थापित होने के बाद आदिवासी को पूछता कोई नहीं है। बांध बंधेगा तो हमारे देश को सिंचाई थोड़ी मिलता है सर। सिंचाई तो बाहर देश में ठेका से बेचता है सरकार। हमारे यहाँ कहाँ सिंचाई हो रही है? बरगी बांध बंधा के हमारे देश में सिंचाई हो रहा है? हमारे ज़िले में कोई सिंचाई हो रहा है? नुकसान हमारी जनता जमीन जायदाद डूबता है और ठेका में सरकार बाहर जल बेचता है। यहाँ रहते हुए में हमको पूरा मशीन लाइट रहते हुए में भरपूर लाइट नहीं मिल रहा है। ये दशा है हम लोगों की। लोग वहीं बैठे, फिर बच्चे वहीं आसपास अपना सो गए जमीन पे। तो वहाँ थोड़ा सा देखा हमने, तो ऐसे जैसे जल रहा है, वो भी ऐसे लगा के रखते हैं ऊपर लकड़ी। सरकार चुपचाप बसनिया बांध परियोजना को पुनर्जीवित करने में जुटी है। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल फिलहाल कोई ऐसा मुद्दा नहीं चाहता है जो आदिवासियों को भड़का दे, क्योंकि इसका उसे चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन आदिवासियों को सरकार की अंदर खाने की गतिविधियों का एहसास हो चुका है।
अब वह सूचना के अधिकार से हासिल दस्तावेजों से लैस है। उसे अपने संवैधानिक और कानूनी हकों की जानकारी भी है। हमारे ये मंडला जिला आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ 5वीं अनुसूची प्रभावशील है और उन्होंने जो केंद्र में इसका एक कानून भी पारित हुआ है 2006 में वन अधिकार कानून के तहत विशेष अधिकार मिला है कि आपकी बिना अनुमति या बिना कुछ पूछे कोई आदमी आपको कुछ आपके जंगल को ना ज़मीन को ना जल को कोई छेड़ेगा नहीं। उसका उस शक्ति या उस बल का हम जो है तो विधि पूर्वक प्रयोग करेंगे। और ठीक है, पर हमारे में भी ताकत है, हम जान हाजिर कर देंगे। हमको मत डरे ना सर, वो तो हम मन तैयार हैं। हमको जहर दे दे, बम फेंक दे, गोली मार दे, कोई बात नहीं, मर जाएंगे। एक दिन तो मरना है सर, कोई सदैव थोड़ी जीना है। यहाँ तो सबको जाना ही जाना है। जो ये माँ धरती में आए हैं वो कोई नहीं बचेगा, सबको जाना है। हमको उनका पैसे का लोभ नहीं है। हम जल पी के 4 दिन रह जाएंगे। मंडला के ओढारी और आसपास के गांवों के आदिवासियों से मिलने के बाद यह अफसोस तो ज़रूर हुआ कि विकास के लिए आदिवासी का विस्थापन बदस्तूर जारी है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद भी नज़र आई कि सूचना का अधिकार, फॉरेस्ट राइट एक्ट या पैसा जैसे कानूनों ने उनके संघर्ष को मजबूत किया है। इसके अलावा लुटते पिटते हुए भी आदिवासी लड़ रहा है और इस क्रम में वह पहले से ज़्यादा चौकन्ना और शक्तिशाली नज़र आता है।